सुबह का वक्त था। घने जंगलों के बीच ज्योति, विपिन और आरव आमने सामने खड़े थे। देखो ज्योति, तुम्हें ये करना ही होगा। ये लो जहर की शीशी और अपने भाई को जहर पिलाकर मार दो, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे। हाँ क्यों नहीं, जल्दी दो। विपिन जहर की शीशी ज्योति के हाथ में दे देता है। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे जान से कैसे मार सकती हो? दीदी ऐसा मत करो। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो अपने प्यार को कभी नहीं पा सकूंगी, और अपने प्यार को पाने के लिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और ये विपिन तो एक झूठा आदमी है। तुम इसके लिए अपने सगे भाई को नहीं मार सकती हो। लेकिन ज्योति जबरदस्ती अपने भाई को जहर पिला देती है और आरव वहीं तड़पते हुए मर जाता है। तभी दूर झाड़ियों में खड़ा रमेश ये सारा मंजर देख लेता है। नहीं, ये क्या कर दिया? ज्योति ने इतना बड़ा पाप कर दिया। मुझे ये बात जाकर जमींदार साहब को बतानी होगी। रमेश वहाँ से भागने लगता है। तभी विपिन की नजर उस पर पड़ जाती है। ये क्या? उसने तो हमें देख लिया। अब हम क्या करें? अगर वो हवेली पहुँच गया तो पिताजी को सब सच बता देगा, और पिताजी हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। चिंता मत करो, वो हमसे तेज नहीं भाग सकता। चलो उसे पकड़ते हैं। विपिन और ज्योति दोनों रमेश के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी विपिन एक पत्थर उठाकर रमेश के सिर पर मार देता है। रमेश वही जमीन पर गिर पड़ता है। तुमने ये ठीक नहीं किया ज्योति, तुमने अपने भाई को जहर देकर मार दिया। मैं ये सब जमींदार साहब को बता दूंगा। तुम जिंदा रहोगे तभी तो बता पाओगे। चलो मारो इसे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं मर गया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुम मुझे मार दोगे तो वैसे भी जमींदार साहब को पता चल ही जाएगा कि तुमने ये सब किया है। विपिन, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इसी के जाल में इसी को फंसा दे। कुछ समय पहले कुंदनपुर नामक गांव में रमेश अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। दिन रात मेहनत मजदूरी करके किसी तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती थी। मधु, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देखो, मैं दिन भर इतनी लकड़ियां काटता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ढंग से अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे और कोई काम ढूंढना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आप तो बचपन से ही लकड़ियां काटते आए हो। आपको इसके अलावा कोई और काम आता भी नहीं है। ऐसे में हम और क्या कर सकते हैं? इतने में हरी वहाँ आ जाता है। अरे रमेश, तू यहाँ बैठा है? जमींदार साहब ने तुम्हें हवेली में बुलाया है। शायद उन्हें किसी लकड़हारे की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बता दिया है। क्या सच में? अरे हाँ हाँ, चले जाओ जल्दी। इतना कहकर हरी वहाँ से चला जाता है। मधु, अब तो लगता है हमारी किस्मत खुलने वाली है। जमींदार साहब की कितनी बड़ी हवेली है और उन्हें हमेशा लकड़हारों की जरूरत रहती है। हरी ने अच्छा किया जो मेरा नाम बता दिया। अगर मुझे वहाँ काम मिल गया तो हमारी आर्थिक हालत भी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान जरूर फल देता है। आप जाइए और अच्छे से मन लगाकर काम कीजिए। इसके बाद रमेश वहाँ से निकल पड़ता है और जमींदार की हवेली पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर रमेश देखता है कि विपिन जमीन पर गाय भैंसों को नहला रहा होता है। अरे ये तो छोटी जाति का है और ये भी यहाँ जमींदार साहब के यहाँ काम करता है। लगता है जमींदार साहब दिल के अच्छे होंगे जो सबको काम देते हैं। शायद मेरे साथ भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे। ये सोचकर रमेश खुशी खुशी हवेली के अंदर चला जाता है। आओ आओ रमेश, हरी ने मुझे बताया है कि तुम जंगल से लकड़ियाँ काटते हो और बहुत मेहनती हो। अच्छी सूखी लकड़ियाँ काट कर लाते हो। हाँ जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। मैं लकड़ियाँ बहुत अच्छे से काटता हूँ और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जानते हो मेरे पास गाय भैंस बहुत हैं, इसलिए लकड़ियों की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब रोज़ तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे
और ज्यादातर समय हवेली में ही बिताओगे। हाँ जमींदार साहब, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और आपको कभी शिकायत नहीं होने दूंगा। रमेश काम में लग जाता है। तभी जमींदार की नजर विपिन पर पड़ती है, जो चप्पल पहनकर हवेली की तरफ आ रहा होता है। अरे ओ छोटी जात, क्या कर रहा है? चल जल्दी इधर आ। विपिन भागता हुआ हवेली के अंदर आ जाता है। छोटी जात कहीं का, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी हवेली की दहलीज पर मत आया करो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। चप्पल पहनकर अंदर आ गया। अरे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है? निकल बाहर और चप्पल दरवाजे पर उतार कर वहीं खड़ा रहा। माफ कर दीजिए जमींदार साहब, गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। तेरा बाप भी यहीं गाय भैंस नहलाते नहलाते मर गया, लेकिन मैंने उसे भी कभी इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखने दिया। इसलिए तू भी अपनी सीमा याद रख। जा चुपचाप सारी भैंसों को नहला, फिर उन्हें चारा खिला और दूध निकाल। एक भैंस का दूध छोड़ देना, वो रमेश निकालेगा और हवेली में देगा, क्योंकि तेरे हाथ से छुआ हुआ दूध हम लोग नहीं पीते। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपकी सारी बातों का ध्यान रखूंगा। विपिन गुस्से में भैंसों के तबेले की तरफ चला जाता है। बस बहुत हो गया। 4 साल से अपने पिताजी की जगह इस हवेली में काम कर रहा हूँ, लेकिन रोज रोज ये ताने सुनकर अब मैं थक चुका हूँ। मुझे कुछ बड़ा करना होगा ताकि ये जमींदार मुझे छोटी जात कहकर बुलाना बंद करे। अब देखना, एक दिन यही शब्द इसे भारी पड़ेंगे। तभी विपिन की नजर ज्योति पर पड़ती है, जो हवेली के बाहर जा रही होती है। चलो, मिल गया मोहरा। अब इसी को मोहरा बनाकर मैं अपने सारे अपमान का बदला लूंगा। विपिन भी ज्योति के पीछे पीछे हवेली से बाहर निकल जाता है। ज्योति जंगल के रास्ते चलते हुए तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। मैं इस हवेली की पाबंदियों से थक चुकी हूँ। जब चाहो तब बाहर भी नहीं निकल सकती। पिताजी मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। हर वक्त मुझे नजरअंदाज करते रहते हैं। लगता है जैसे कि मैं उनके लिए कुछ हूँ ही नहीं। तभी पीछे से विपिन आता है। तुम यहाँ अकेली बैठी हो? अरे तुम तो वही हो ना जो हमारी हवेली में भैंसों की देखभाल करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा था। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता और भाई जो भेदभाव करते हैं, वो मुझसे देखा नहीं जाता। आज तुम्हें इधर आते देखा तो सोचा तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। अजीब बात है, तुम नौकर होकर मेरी इतनी फिक्र करते हो और मेरे पिता को तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। हाँ, उन्हें तो बस बेटों से प्यार है। उनकी नजर में बेटियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कल मैंने उन्हें एक सेठ से बात करते सुना था। वे कह रहे थे कि बेटा ही असली वारिस होता है और बेटियां तो बोझ होती हैं। क्या पिताजी ने सच में ऐसा कहा? हाँ, लेकिन माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आखिर वो तुम्हारे पिता हैं। नहीं, जो मेरी कद्र नहीं करता वो मेरा पिता नहीं हो सकता। ज्योति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अब बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। कुछ समय बीत जाता है। विपिन हर रोज ज्योति के मन में जमींदार के खिलाफ जहर भरता रहता है। एक दिन ज्योति गुस्से और परेशानी में घने जंगलों से होते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाती है। जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है और पिताजी मुझे प्रेम ही नहीं करते, तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। ये कहकर ज्योति तालाब में कूदने ही वाली होती है। ये तुम क्या कर रही हो ज्योति? तुम आत्महत्या नहीं कर सकती। तुम नहीं जानते मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अब जीना नहीं चाहती। नहीं ज्योति, तुम बहुत अच्छी हो। भले ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन मैं करता हूँ। क्या सच में तुम मेरी कदर करते हो? हाँ, तुम्हारी जैसी सुंदर और समझदार लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हें अपने पिता की घमंड की वजह से अपनी जान नहीं देनी चाहिए। मैं जानती हूँ मेरे पिता और भाई मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर बुरा न मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो ना। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मेरा प्रेम सच्चा लगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? लेकिन मेरे पिता तो इस रिश्ते को कभी भी नहीं मानेंगे। और तुम तो छोटी जात के हो ना।
जब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तब मैं दे रहा हूँ। तो सोचो, तुम्हें सच में कौन चाहता है? हाँ, सच में हर वक्त तुमने ही मेरा साथ दिया है। तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। ठीक है, मैं खुद पिताजी से हमारे रिश्ते की बात करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता जो हमेशा नीच जाति कहकर अपमान करते हैं, वो कभी भी हमारे इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। फिर मैं क्या करूं? कुछ दिनों का मुझे वक्त दो, फिर हम लोग कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे कि किस तरह हम अपने प्यार को आखिरी मुकाम तक ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई पहली बार मुझे मिला है जो मुझसे इतना प्रेम करता है। सच में मुझे अब तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। ज्योति वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही विपिन रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगता है। देखो जमींदार, तुम मुझे घर में आने से रोकते थे ना? हाँ? अब मैं तुम्हारी इज्जत के साथ ही खिलवाड़ करूंगा और तुम्हें पूरे गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ ज्योति हवेली पहुंच जाती है। बेटी, तुम कहाँ गई थी? जमींदार साहब तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। तुम नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझे? मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना कि मैं कहाँ गई थी और क्या कर रही थी। अपनी औकात में रहो, समझे तुम? इतना कहकर ज्योति गुस्से में हवेली के अंदर चली जाती है। अरे ये ज्योति बिटिया को क्या हो गया है? इससे पहले तो ये कभी इस तरह से बातें नहीं करती थी। अच्छा चलो, मुझे क्या है। रमेश वहाँ से चला जाता है। हवेली के अंदर जमींदार बेचैनी से टहल रहा होता है। अरे बेटी, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। पास के गांव के मुखिया का बेटा सूरज बहुत सुंदर, सुशील और पैसे वाला है। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अब तुम शादी की तैयारी करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती।